हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने वर्क एनर्जी पावर पे आपको बेसिक चीज़ें समझाई थी। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा वर्क एनर्जी पावर पार्ट 1 इस चैनल पे, द ज्ञानपीठ चैनल पे, तो आपको इसका पहला लेक्चर मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर मैंने बोला था कि आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि वो जो थ्योरी है, ठीक है, वो आपको और क्लियर हो जाए। दूसरी बात कि ये जो आपका चैप्टर है, ठीक, इसमें वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, ये जो नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और जेई के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हालांकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है नीट का, तो इसके प्रेफरेंस से मैं आपको ये चैप्टर दे रहा हूँ। तो जितना करा रहा हूँ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में भली बात ही आ भी सकता है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर में मैं आपको पहले बेसिक जो रिकेप दे देता हूँ जो कि पिछले क्लासों में था, तो वो फार्मूले का ही रिवीजन करा देता हूँ। तो इसमें मैंने पहला फार्मूला आपको दिया था वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बोला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात मैंने बोला था कि जो वर्क है, वर्क का यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल, ठीक। साथ में यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये मैंने बताया था, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और एक इसका दूसरा फार्मूला, वर्क का एक दूसरा फार्मूला एंगल के साथ हम क्या लिखते हैं, F इंटू एस कॉस थीटा, F इंटू एस कॉस थीटा। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि कैसे कॉस थीटा आता है। तो एफ एस कॉस थीटा को अगर आप देखें तो यह जो थीटा है वो क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। साथ में मैंने इसमें एक और चीज़ बताया कि अगर आपको वर्क डन निकालना है किसी ग्राफ में, तो ग्राफ में क्या होता है, एरिया अंडर एफ और एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया अंडर ग्राफ है वो आपको क्या देता है, वर्क डन देता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे फार्मूले, साथ में मैंने बोला था कि ये जो फार्मूले हैं वो किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए हैं। लेकिन जब आपका जो फोर्स है वो वेरिएबल हो जाएगा तो उसके लिए जो फार्मूला यूज करोगे वो कैसे यूज करोगे, तो इंटीग्रेशन लगाओगे एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, एफ डॉट डी एक्स, और साथ में लिमिट x1 से x2 लेके आप चल सकते हो, ठीक है। तो इससे आप वर्क डन निकाल सकते हो वेरिएबल फोर्स के लिए, ठीक। तो ये जो फार्मूले हैं इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, और वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे। साथ में वर्क डन के और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे कि अगर किसी भी बॉडी को हम h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे किसी बॉडी को उठा रहे हैं, तो वहाँ पे mgh लगता है, आपको पता ही है, W इक्वल टू mgh। जो किया गया वर्क डन होता है वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आते हो तो किया गया वर्क डन किसके बराबर होता है, mgh के बराबर हो जाता है। साथ में वर्क डन के बारे में मैंने बोला था कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन जीरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल पे, एंगल क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन एक एक। तो इसका क्वेश्चन जो है वो पहला है F इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। F इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x और मास दिया है 2 kg और डिस्प्लेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, तो वर्क डन क्या होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है, फोर्स जो है वो x के फंक्शन में है। तो जब फोर्स x के फंक्शन में है तो ये फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और इसके लिए मैंने अभी पीछे आपको फार्मूला बताया है कि वेरिएबल फोर्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फार्मूला होगा इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स लिमिट x1 से x2, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए
तो यहाँ पे फोर्स का तो यूज है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूज है, लेकिन मास का यूज नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में अगर मास आ गया तो मास को जबरदस्ती घुसा देंगे क्वेश्चन के अंदर, नहीं, ठीक है। जो फार्मूला है, जो गिवन है, उतने का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक मास है जिसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x, और वो मास डिस्प्लेस हो गया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि वो 0 से 2 मीटर डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा? तो x1 से x2, तो लिमिट क्या है? तो लिमिट है इसमें 0 से 2, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। साथ में फोर्स कितना दिया है? तो फोर्स दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारा फोर्स हो गया। और साथ में dx, यहाँ dx लगा दिया। तो कोई मास है जिसके ऊपर हम फोर्स लगाए हैं, तो वर्क डन हुआ है। तो डिस्प्लेस कितना हुआ है? 0 से लेके 2 मीटर तक, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 1 बाई 1। तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मैं तरीका आपको बताया भी हूं कि I से इंटीग्रेशन होता है तो I से इंक्रीज भी होता है, और इंक्रीज का मतलब होता है क्या? तो इंक्रीज होता है द पावर ऑफ x बाई 1, ठीक है। द पावर ऑफ x बाई 1, द पावर ऑफ x बाई 1, and the increases power used as denominator, and increases power used as denominator, ठीक है। तो आइए देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिखिए 1 बाई 1, 0 से 2, पहले 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर इंटू dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे 4x का इंटू dx 0 से 2। अब मैंने क्या बताया कैसे अप्लाई करना है? I से क्या होता है? इंक्रीज द पावर ऑफ x बाई 1, केवल 1 से इंक्रीज करना है। तो देखिए ध्यान से, ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, वो तो हो गया बाहर। x का पावर क्या है? 2 है, x का पावर है 2, और मैंने ट्रिक क्या बताया कि इंक्रीज द पावर बाई 1। तो यहाँ 2 है तो 1 से इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा, ये हो गया 3। और फिर हमने लिखा इंक्रीजेस पावर यूज्ड एज डिनोमिनेटर। अब जो भी इंक्रीजेस पावर है उसको हम लोग डिनोमिनेटर के टर्म में यूज कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर अगर पावर 3 है, इंक्रीजेस पावर 3 है, तो डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है, ठीक है। साथ में लिमिट हम यहाँ लेके चल लेंगे 0 से 2 प्लस यहाँ पे 4 हमारा कांस्टेंट है, यहाँ x है, तो x का पावर क्या हो? 1 है। जब x के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो समझो x का पावर 1 है, और 1 इंक्रीज होगा बाई 1 से तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो x का पावर 2 एंड बाई 2, ये भी हमारा लिमिट 0 से 2 हो गया। अब इसको आइए सॉल्व कर देते हैं। तो 2 बाई 3 बाहर लिख लेते हैं, 2 बाई 3 बाहर लिख लेते हैं, और x के ऊपर ये जो लिमिट है उसको उठा कर रखेंगे, क्योंकि लिमिट वेरिएबल में ही रखा जाता है। तो x आपका वेरिएबल है, तो एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट रखोगे तो x के जगह पे क्या रखोगे? 2 रखोगे, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8 हो जाएगा। और एक बार x के जगह पे 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब उसी तरीके से इसको करेंगे। तो 4 बाई 2 बाहर, तो 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 2 जा 4, तो 2 हमने लिख दिया इधर। और एक बार x के जगह पे अपर लिमिट और एक बार x के जगह पे लोअर लिमिट। तो x की जगह पे अपर लिमिट रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ 2 बाई 3 इंटू 8 प्लस 8। एलसीएम हम ले सकते हैं 3, तो ऊपर आएगा 8 2 जा 16 एंड प्लस 24, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, ठीक। तो उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? 6 और 4 10, 1 और 2 और 3 4 बाई 3। तो इस तरीके से 40 बाई 3 जूल आंसर आ गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लास बराबर देखते रहिए, आपको हर एक बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल से ही रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, वेइंग 0.5 kg थ्रू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करिए इन रेजिंग, उठाने में, क्या अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर को उठाने में, वेइंग जिसका मास है कितना 0.5 kg, और कितना उठाना है तो 20 सेंटीमीटर उठा देना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया है मास के वैल्यू दिया 0.5, ठीक है, और हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, वर्क डन। तो मैंने बोला ना कि जब किसी बॉडी को हम किसी हाइट पर लेके आते हैं तो वर्क डन होता है mgh। तो हमारा W इक्वल टू क्या होगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, mgh, mdh नहीं, mdh तो मसाला होता है, mdh, यहाँ पे mgh है। तो मास हमारा क्या है, तो मास है हमारा 0.5, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हाइट है 0.2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 इंटू 0.2, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 1 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 जूल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना सिंपल है। ठीक है, आइए अभी आपको एडवांस क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन पहले बेसिक टर्म सीख लीजिए कि कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास है 20 kg, 20 kg है, जो कि है रेस्ट में, जो कि है रेस्ट में। ध्यान दीजिएगा, अब फोर्स 5 न्यूटन अप्लाइड ऑन इट, इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन का, तो ये हमारा फोर्स हो गया 5 न्यूटन। और कैलकुलेट द वर्क डन इन द फर्स्ट सेकेंड, तो पहले सेकेंड में वर्क डन कैलकुलेट करिए। ठीक है, टाइम हमारा है फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो पहले सेकंड में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ सोच में पड़ जाओगे कि अभी तो वर्क डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट गायब है और फोर्स और टाइम दे दिया। तो वर्क डन का फोर्स और टाइम के साथ कैसा रिलेशन बनेगा, तो डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं बनेगा कि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू टाइम, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। फोर्स इंटू टाइम तो इंपल्स क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिना डिस्प्लेसमेंट के। तो बाबू बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन कैलकुलेट तो करेंगे ही नहीं, तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास है क्या यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो बॉडी है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और टी की वैल्यू हमारा 1 दिया हुआ है, टी की वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक, और साथ में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो तो दिया ही नहीं है। तो चलो मास तो दिया है, मास दिया है 20 kg, तो हम फोर्स और मास एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन बराबर क्या हुआ, फोर्स बाई मास हो गया। ठीक है, तो हमको एक्सेलरेशन भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, यू भी मिल गया। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें ये तीनों टर्म आते हैं, तो आपको पता है सेकेंड इक्वेशन आता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर हम लगाएं s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो बाबू यहाँ पे जो u है वो हमारा 0 है, तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म, 0 हो गया, और क्या बचा, हाफ AT स्क्वायर बच गया। तो हाफ a की वैल्यू क्या है, फोर्स बाई मास है, इंटू टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकल गया कि नहीं निकल गया, और जब डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो वर्क डन में रख देंगे। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना निकाला है, तो हाफ f बाई एम इंटू टी स्क्वायर। सिंपली सॉल्व हो गया। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को उठाकर हमने यहाँ रख दिया। ठीक है,
अब क्या हुआ, फोर्स का वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ पे 2 फोर्स है F इंटू एफ, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा बाई 2, और T की वैल्यू 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। मास का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 kg, तो यहाँ 20 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको काट सकते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, एंड आ गया आपका 5/8 जूल आंसर। ठीक है, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के वर्क डन के क्वेश्चन हम आपको लगवा रहे हैं। तो मैंने बोला ही था कि थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो हालांकि नीट में उतना कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता है जिससे आप डर जाओ, तो उसके लिए पहले अपना बेसिक स्ट्रांग कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन में है एक ग्राफ का क्वेश्चन। अब ग्राफ में आपका क्या है कि यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर में क्या करते हैं, स्केलर में सिंपल सम करते हैं। अब यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको एरिया अंडर ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या है, तो ग्राफ हमारा कहां से कहां तक चल रहा है भाई, 1 से लेके 5 तक आपको निकालना है, 1 से लेके 5 तक। तो ये बताइए, जब आप 1 से लेके 2 तक जब जा रहे हो, 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 में देखो क्या है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड 10 इंटू 1, 1 से लेके 2 तक का चौड़ाई क्या है, 1 है, और ऊपर वाला चौड़ाई क्या है, 10 है, तो 10 इंटू 1 क्या होगा, 10 होगा, तो हो गया 10। उसी तरीके से यहाँ देखिए क्या है, ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दो, तो अभी भी चौड़ाई हमारा क्या है, 1 है, और लंबाई हमारा क्या है, आपका 20 है, तो 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, तो प्लस 20 हो गया। प्लस 20 क्यों, ग्राफ के ऊपर है, पॉजिटिव में है, ऊपर की तरफ। जब नीचे आओगे तो निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ नीचे क्या हुआ, -20 हो गया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हो तो -20 हो गया, तो यहाँ लिख दिया -20। ठीक है, सिंपल सम कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम है। उसके बाद 4 से 5 में जाओगे तो 4 से 5 में फिर से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो +10 कर दिया, तो 20 - 20 खत्म, 10 10 और 20 जूल आ जाएगा आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। साथ में यूनिट पे ज्यादा फोकस करिएगा। अगर यूनिट आपका न्यूटन और किस में दे रहा है, न्यूटन और मीटर में दे रहा है, तो न्यूटन और मीटर में दे रहा है तो जूल हो जाएगा। वहीं पे ग्राफ में अगर यहाँ डाइन लिखा रहता, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में रहता डिस्प्लेसमेंट, तो डाइन और सेंटीमीटर मिलके क्या बनेगा, तो डाइन और सेंटीमीटर मिलके बनता है अर्ग। क्या बनता है, अर्ग। ये भी एक वर्क डन का ही यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ न्यूटन और मीटर में दिया है तो जूल होगा, और अगर डाइन और सेंटीमीटर में दिया है तो अर्ग हो जाएगा। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वर्क डन टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, ठीक है, एलोंग अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। तो यहाँ पे कौन सा प्लेन है भाई, यहाँ कौन सा प्लेन है, तो प्लेन हमारा इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन ऐसे ही तो बनाते हो, यही तो इंक्लाइन प्लेन है। कितने से इंक्लाइन है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। ये हो गया 30 डिग्री से इंक्लाइन, और इसी के ऊपर क्या रखा है, एक मास रखा गया है जिसका मास है 10 kg, और विथ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर चलता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर चलता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखो तो एक सिंपल सा वर्क डन निकालने के लिए रूल यूज कर सकते हो। वो क्या, तो बाबू वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया कि 10 मीटर, लेकिन फोर्स नहीं पता है। डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर दे दिया, देखो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया 10 मीटर। अब आपको फोर्स बस मिल जाए तो वर्क डन निकल जाए। तो फोर्स के लिए क्या करेंगे, देखिए इस मास पे क्या लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, mg लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसका
एक नॉर्मल हम ऐसे खींच लेंगे, ये हो गया नॉर्मल। तो इस mg के, ये जो mg है वो इस नॉर्मल के साथ क्या बना रहा है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है। क्योंकि आपको पता है, दूसरे कलर का यूज हम करते हैं, आपको पता है कि जो mg होता है वो नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाता है, और यहाँ का जो बनने वाला एंगल होता है वो इंक्लाइन एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ अगर 30 होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। उस तरीके से अब mg का कंपोनेंट बना देंगे। तो mg जिस लाइन के साथ क्या बना रहा है, थीटा, वहां पे बनता है कॉस, तो यहाँ बनेगा mg कॉस थीटा, और एक यहाँ बनेगा mg साइन थीटा। ये हो गया mg साइन थीटा। अब ये तुम बताओ 10 मीटर किधर है, इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो फोर्स कौन सा है, mg साइन थीटा। mg cos थीटा तो डिस्प्लेसमेंट के सीधे परपेंडिकुलर है, इसके वजह से वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। फोर्स यहाँ ये जो वाला जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तब तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। आपने केस पढ़ा ही हुआ है। तो यहां पे हम क्या चूज करेंगे, वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो वहां पे कौन सा फोर्स है, mg साइन थीटा। तो फोर्स यहां हो जाएगा mg साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10। मास दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है, स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और यहाँ फिर से हो गया डिस्प्लेसमेंट 10। तो 10 इंटू 10 100 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 10 हो गया। तो यहाँ 2 5 या 10 और 500 जूल हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना सिंपल है, आराम से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इंक्लाइंड पे भी वर्क डन पूछ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अब है वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ पे एक एफ वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन एक फोर्स लग रहा है इन कैरिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट दिया -213 मीटर टू पॉइंट इतना। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल है जो कि डिस्प्लेस हो रहा है इतने से इतना मीटर, तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम आपसे पूछेंगे वर्क डन के लिए क्या चाहिए होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। वर्क डन के लिए क्या चाहिए होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने स्केलर फॉर्म में लिखा है। वर्क डन का स्केलर फॉर्म आप जानते हो, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमको निकालने की जरूरत है क्या, सबसे पहले निकालने की जरूरत है हमें एस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल क्या है, तो 3 6 माइनस 2, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब इसमें से माइनस कर देंगे इस वाले पॉइंट को, ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो -2i कैप प्लस 1k कैप, सॉरी j कैप, और प्लस 3k कैप हो गया। अब इसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो 3i कैप और प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस j कैप एंड माइनस 3k कैप। मैं चाहता तो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देता, लेकिन आपको समझाना भी है। ठीक है, आप इसको जल्दी अगर सॉल्व कर सकते हो तो बिल्कुल सही है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बाकी बच्चों को समझाने इसलिए हमको पूरा बताना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 3i कैप और 2i कैप कितना हुआ, 5i कैप हो गया, 6j कैप और माइनस j कैप प्लस 5j कैप हो गया, और माइनस 2k कैप और माइनस 3k कैप क्या हुआ, माइनस 5k कैप हो गया। तो इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ठीक है, अब फोर्स तो दिया हुआ है, तो फोर्स उठा के यहाँ रख देंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे दूसरे डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या लिखेंगे 5i कैप प्लस 5j कैप एंड माइनस 5k कैप। इस तरीके से इनका हम क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, और आपको डॉट प्रोडक्ट करना तो आता ही होगा। डॉट प्रोडक्ट में बस ये ध्यान रखिएगा कि i डॉट आई हो जाता है 0। ठीक है, करेक्ट,
1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि I हमारा डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर में क्या होता है, स्केलर में जो एंगल बनता है वो cos थीटा बनता है। तो I और I एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या है, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए I1 J1 K1। वहीं पे अगर I और J लेके चलेंगे, I डॉट J, तो I और J में बन रहा है एंगल 90 डिग्री, J और K में बनता है एंगल 90 डिग्री, K और I में बनता है एंगल 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसलिए अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0, और अगर सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3i और 5i, तो i और i 1, 5 3 जा 15 हो गया। i का j में 0, i का k में 0, फिर से j का i में 0, j का j में, तो j का j में 1 हो गया और 5 2 10 माइनस 10 हो गया, ठीक है, और j का k में 0, k का i में 0, k का j में 0 और k का k में 1, तो -5 और 4 -20 हो गया। तो क्या हुआ, 15 -30, तो कितना हुआ, -15 जूल हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आसानी से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको पता है कि वर्क डन पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है और 0 भी होता है, तो इतना डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अब हमने एक अलग तरीके से दिया है कि एक पार्टिकल है जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम 0001 से लेके 1112 तक, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे फोर्स आपका क्या है, तो फोर्स आपका है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है, और दूसरा फोर्स है तो दो फोर्स दे दिया। अब दो फोर्स दे दिया तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब दो फोर्स दिया हुआ है तो यहाँ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, स्केलर सम है। तो आप क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लेके चलोगे, F1 प्लस F2 का वेक्टर और साथ में डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया है, ठीक है। F1 F2 को सिंपली ऐड कर देना है, सिंपली ऐड कर 2i और i 3i, 3j और माइनस 2j 1j और माइनस k और 2k, क्या हुआ, प्लस k हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट के मैंने बताया है फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हो, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप ये कैलकुलेट कर लोगे, आई होप आप ये कैलकुलेट कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, टोटल फोर्स को ऐड करो तो क्या आएगा, 3i कैप प्लस 3j माइनस 2j प्लस j कैप एंड माइनस k प्लस 2k प्लस k कैप, ये आपका हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा स्केलर सम। मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया कि स्केलर सम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो क्लास है वो एंड होता है। तो इसी तरीके से रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। अब इसके बेसिस पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आराम से आप लगा लोगे, नो डाउट। साथ में वर्क डन के लिए, वर्क डन में फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं बाबू, कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में ये फोर्स फ्रिक्शन वाला भी हो सकता है। अगर आपका फ्रिक्शन टाइप में फोर्स देगा, ठीक है, तो वहां पे फोर्स के जगह पे आप क्या रखोगे, फ्रिक्शन वाला ही फोर्स रखोगे। तो याद रखिएगा एक चीज जो नोट करने वाली बात है कि वर्क डन में जो फोर्स होता है, तो फोर्स आपका जो है सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन लगाते समय। साथ में किसके द्वारा वर्क डन पूछ रहा है, अगर ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन पूछ रहा है तो वहां mgh लगा दोगे, और अगर आपका वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से पूछ रहा है तो वहां फ्रिक्शन फोर्स लगा दोगे। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जानते हो क्या होता है, म्यू इंटू एन और साथ में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स तो आप जानते ही हो।
तो फ्रिक्शन की वजह से पूछ सकता है, नॉर्मल अप्लाइड के वजह से वर्क डन पूछ सकता है। तो इस तरीके से बस आपको ध्यान देना है कि किसके वजह से वर्क डन पूछ रहा है और आराम से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आराम से तैयारी करते रहिए और नीट का एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है तो उसका अच्छे से शेड्यूल बनाइए और प्रिपरेशन करते रहिए लगातार। और ये चैनल आपका इसी तरीके से हेल्प करता रहेगा।